Assalamu alaikum ji. Now you know me. I am Hasib Sawati, the CSS guide, and this is our The Art of Essay Writing Chapter 4 और Chapter 4 की क्लास 2 पे मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना मुझे इस पूरे कोर्स के ऊपर भी काम नहीं करना पड़ा। अकेली इस क्लास ने मेरा इतना टाइम, इतनी मेहनत, इतनी एनर्जी ली है। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये होगी, जो काम इस टाइम आप कर रहे हो, हर एक्टिविटी, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग छोड़ दें। इफ़ यू आर इन्वॉल्व इन एनीथिंग उसको छोड़ दें। माइंड को बिल्कुल फ्रेश रिलैक्स करें। पहले ये क्लास को एक दफ़ा गो थ्रू करें, फिर इसके आप नोट्स बनाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको इसका पीडीएफ प्रोवाइड करूँगा। लेकिन जब आपके हाथों के नोट्स बने हुए होंगे तब आपको ये क्लास ज़्यादा फ़ायदा देगी। वैसे सर इस क्लास में है क्या, आप लाइक आप इतना वो कर रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। इसमें आज हम पढ़ रहे होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसे, ठीक है। और उन एसेस की बिना पे जो डिफरेंट टाइप्स के आपको टॉपिक दिखाई देते हैं, वो सारे के सारे आज हम क्या कर रहे होंगे, इस अकेली क्लास में कवर कर रहे होंगे। बाय द वे, इस क्लास को आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कितने पेड सेशन अपनी टाइम में मैंने ख़रीदे थे, कितने ऐसे सेशन थे जो उस टाइम पे मैंने दो दो दफ़ा देखे थे, कितनी इस तरह की वीडियोस थी जो मैंने 10-10 दफ़ा देख के उनके कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल किया, आपके लिए आसान करके बनाया। सर अरसलान ज़ाहिद ख़ान, सर जसरा, सर आरिफ जावेद, ठीक है जी, वकार साहब हैं, मैम नूरुल हुदा हैं, सर अबरार अहमद भट्ट, एंड बाय द वे ही इज़ द गाय, ये मेरे मेंटोर हैं, ठीक है, जिनको मैं अपना मेंटोर कहता हूँ। तो ये वो पर्सन हैं, ठीक है जी, जिनको मैंने कंसल्ट किया था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग ऐसे, ठीक है जी। और उसके बाद आज आपके लिए इन सब को एक ब्लेंडर में डाल के उसको मिक्स करके आपके लिए एक मैं कंटेंट प्रिपेयर किया है, ठीक है। आज का वो जो टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे इन सीएसएस एग्ज़ाम, बाकी कुछ भी नहीं। डिफरेंट जगहों पे जाएंगे, आपको डिफरेंट टाइप्स मिलेंगी, उनको लिखने के कुछ शायद ऊपर नीचे हुए तरीके हों, लेकिन आपका एग्ज़ाम है सीएसएस का, तो लेट्स जस्ट स्टिक टू दैट, ठीक है जी। अगर समझ गए हैं कि भाई कितनी इंपॉर्टेंट क्लास है, कितने पर्सनालिटी वाले लोग आपके सामने इस टाइम पे हैं, और अगर आप ये पॉइंट समझ गए हैं तो चलें, अपनी सारी मसरूफियत को साइड पे रखें, क्लास शुरू करते हैं। और क्लास शुरू होती है आपके टेबल से। आपके लिए जस्ट एक टेबल, मेरे लिए सालों का एक्सपीरियंस। कैसे आए आपको समझाता हूँ। इस टाइम पे ना सीएसएस का एग्ज़ाम जो है वो आपसे डिमांड करता है चार डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस, ठीक है जी। वो आपको चार डिफरेंट टाइप्स प्रोवाइड करता है और इनमें से किसी एक के ऊपर आपने लिखना होता है। अब ज़रा सा अगर इसको हम डिटेल, थोड़ी सी इसकी डिटेल देखें, तो सबसे पहले तो आते हैं आपके एक्सपोजिटरी एसेस, ठीक है जी। एक्सपोजिटरी मतलब नाम से ही जाहिर हो रहा है सर, समथिंग टू एक्सपोज। जी हाँ, बिल्कुल। इसमें क्या करना है, एक्सपोज करना है, इसमें ओपन करके रखना है, इसमें एक्सप्लेन करना है। सर किस चीज़ को? आपने अपने टॉपिक को। आपका जो टॉपिक है, टॉपिक को इस तरह एक्सपोज करो कि वो अगले के लिए ओपन अप हो जाए, ठीक है जी। और अगला आपकी जो एक्सप्लेनेशन है टॉपिक की वो उसको समझ जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा, आपका एक्सपोजिटरी ऐसे बन जाएगा। तो सर व्हाट अबाउट डिस्क्रिप्टिव वन? डिस्क्रिप्टिव वन, जो आपका डिस्क्रिप्टिव टॉपिक है, वो नाम से क्या ज़ाहिर हो रहा है, टू डिस्क्राइब। आपने इसमें क्या करना होगा, यू डू नॉट हैव द नीड टू एक्सपोज समथिंग, यू डू नॉट हैव द नीड टू ओपन अप समथिंग। आपने डिस्क्राइब करना है, डिस्क्रिप्शन देनी है उस टॉपिक की। जो इशू है, जो प्रॉब्लम है, जो आपका वो टॉपिक है, उसको आपने डिटेल में डिस्क्राइब करना है। ओके। और आर्ग्यूमेंटेटिव सर, इसका मतलब क्या है, टू आर्ग्यू। जी हाँ, बिल्कुल, टू आर्ग्यू और टू परसुएड समवन। और आर्ग्यूमेंटेटिव की एक सब ब्रांच आती है, जैसे हम परसुएसिव ऐसे कहते हैं, जो कि सीएसएस में बहुत कम इस्तेमाल होता है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव की वो ब्रांच है। तो कल को ज़रा भी आपने ये फिक्र नहीं करनी कि सर हमने कहीं पे पढ़ा कि आर्ग्यूमेंटेटिव भी होते हैं, परसुएसिव भी होते हैं। नो, अपने लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना। यहाँ पे आपने सिर्फ आर्ग्यूमेंटेटिव को समझना है। एंड व्हाट इज़ अ लिटरेरी एसे, लेट्स नॉट डिस्कस दैट। ये समझाने बैठ गया तो गई क्लास भी गई, आप भी गए। इसको इग्नोर करें, ठीक है। ये अगली क्लास का हमारा पूरा एक टॉपिक होगा, इसको अभी नहीं छेड़ते। अच्छा, तो एक्सपोजिटरी का मैंने क्या बताया, एक्सपोज करना, ओपन करना, एक्सप्लेन करना, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव को डिस्क्राइब करना, और उसके साथ आपका जो आर्गूमेंटेटिव है उसको क्या करना, आपने अपने आर्गूमेंट्स दे के अगले बंदे को परसुएड करना है, ठीक है। आगे ज़रा चलते हैं थोड़ा सा। अब एक्सपोजिटरी में भी सर आप कह रहे हो कि किसी एक चीज़ को डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन ही करना, एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना होता है। और यहाँ एक्सपोजिटरी में भी आप वही वाली बात कर रहे हो, तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऐसा डिस्क्रिप्टिव है, कौन सा एक्सपोजिटरी है। आपको एक निशानी बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको काम आ रही होगी। वो क्या है? वो है, एक्सपोजिटरी जो होगा वो इश्यू बेस्ड होगा। एक्सपोजिटरी ऐसे हमेशा क्या होगा, इशू बेस्ड होगा।
तो सर डिस्क्रिप्टिव भी तो इशू बेस ही होता है, उसमें भी तो हमने इशू ही डिस्कस करना होता है। हाँ, वैसे ये बात तो आप ठीक कह रहे हो, मतलब बिल्कुल सही कह रहे हो, कैसा ही होता है। तो यार यार सिंपल है, क्या सिंपल है, इशू बेस्ड आपका ऐसे होगा, लेकिन उसकी आगे 3 डिवीजन्स में से कोई एक कैटेगरी, कोई एक डिवीजन आपने अप्लाई करके देखनी होगी। या तो आपका एक्सपोजिटरी ऐसे आएगा विद अ कंपैरिजन, ठीक है जी, या आपसे वो कंपैरिजन पूछ रहा होगा, या आपका एग्जामिनर आपसे कॉज एंड इफेक्ट पूछ रहा होगा, या आपको कंट्रास्ट की सिचुएशन प्रोवाइड करेगा, तब जाके आपका एक्सपोजिटरी ऐसे एक्सपोजिटरी बन जाएगा। अगर तो आपका ऐसे है जिसमें सिर्फ इशू डिस्कस हुआ है, एंड ही इज़ नॉट आस्किंग अबाउट एनी कंपैरिजन, एनी कॉज एंड इफेक्ट, एनी कंट्रास्ट, तो इसका क्या मतलब होगा, वो आपका डिस्क्रिप्टिव है। ज़रा सा मुश्किल था, लेकिन ज़रा सा आपके लिए आसान कर दिया। अगेन देखते हैं, आपका इशू बेस्ड ऐसे जो कि डिफरेंट डिवीजन्स के साथ आ रहा हो, कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट, या कंट्रास्ट के साथ, तो वो एक्सपोजिटरी होगा। क्यों, आपने अब क्या करना है, कंपैरिजन को एक्सपोज करना है, कॉज एंड इफेक्ट को एक्सपोज करना है, और कंट्रास्ट को एक्सपोज करना है। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ये कोई कहानी नहीं है, आपको सिर्फ वो पूछेगा यार ये इशू है, और अगर तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है, कोई वे फॉरवर्ड है तो मुझे दे दो, नहीं है तो खैर है, दैट्स नॉट माय केस, ठीक है जी, वो मेरी डिमांड नहीं है। नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे कंपैरिजन, कॉज एंड इफेक्ट एंड कंट्रास्ट चलेगा। सर थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है, चलें एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ग्लोबलाइजेशन हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन सॉल्यूशंस, ये आपका टॉपिक है। ठीक है सर, इसको ज़रा जल्दी से देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन एक इशू है ना, ठीक है, आपका एक फिनोमिना है, इकोनॉमिक फिनोमिना है, लेकिन उसके साथ आजकल वो इशू भी बना हुआ है। और वो ठीक है सर, ये मानते हैं ग्लोबलाइजेशन का इशू, ये तो इशू बेस्ड ऐसे हो गया, समझ आ गई हमें। कॉज एंड इफेक्ट कहाँ है, ज़रा बताएं। हैज़ क्रिएटेड मोर प्रॉब्लम्स देन, नहीं कॉज तो नहीं आ रहा। कंट्रास्ट, सर कंट्रास्ट भी नहीं आ रहा ना, अच्छा सर गलत हो गया ना, अच्छा यहाँ पे तो आपसे गलती होगी। नहीं गलती हुई, यहाँ पे मुझसे क्या है, कंपैरिजन पूछा जा रहा है, मुझे कहा जा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं देन सॉल्यूशंस, उसने सॉल्यूशन कम प्रोवाइड किए हैं, प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट कर दी है। ग्लोबलाइजेशन एक इशू है, उसने क्या किया है, प्रॉब्लम ज़्यादा कर दी हैं, आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो कम हैं। तो अब मुझे क्या है, प्रॉब्लम को कंपेयर करना पड़ रहा है ना सोल्यूशन के साथ। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एक्सपोजिटरी ऐसे हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, पहले ग्लोबलाइजेशन को एक्सपोज करें, उसके ऊपर लिखें, उसको एक्सप्लेन करें, फिर ये बताएं कि उसने कैसे प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट की हैं इन कंपैरिजन टू सोल्यूशन। फिर आपने आगे कैसे ये ऐसे लिखना है, आउटलाइन इसकी कैसे दिखाई देगी, सर कहाँ से शुरू होंगी। दैट इज़ नॉट द केस हेयर, द केस एक्चुअल हेयर इज़ कि वो क्या है, आपने एक्सपोजिटरी ऐसे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है। ज़रा सा आगे डिस्क्रिप्टिव पे चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव पे सर आप कह रहे थे इशू बेस्ड होगा, ठीक है जी, और कभी कभार आपसे वो ऑप्शनल आपका सोल्यूशन पूछ लेगा। ठीक है, ज़रा अप्लाई करके देखें। टूरिज़्म इन पाकिस्तान, टूरिज़्म इन पाकिस्तान आया, ये कोई इशू है? बिल्कुल इशू है। टूरिस्ट ऊपर जाते हैं, वहाँ लूट लिए जाते हैं, नाके लगे हुए हैं, फेक पुलिस बनी हुई होती है, ठीक है जी, कितने प्रॉब्लम्स हैं, तो इशू है ना। ठीक है सर, इशू हो गया। ज़रा सा आपने थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल पे ही आके सोचा, तो आपको समझ आ गई कि जी हाँ इशू है। तो ये क्या हुआ, एकदम से इशू बेस्ड ऐसे बन गया। लेकिन उसके साथ आगे वो क्या कह रहा है, चैलेंजेस एंड सॉल्यूशंस। अच्छा, ठीक है सर, चैलेंजेस ऑफ टूरिज्म इन पाकिस्तान, ये एक पूरा इशू बेस्ड ऐसे हो गया, ठीक हो गया जी। और उसके उसने आगे क्या कर दिए, सॉल्यूशंस भी पूछ लिए हैं, जो कि ऑप्शनल थे, इस यहाँ उसने पूछ लिए हैं, तो अब ये क्या बन गया, ये आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे। अब आपने वो प्रॉब्लम्स डिस्क्राइब करने हैं विद द हेल्प ऑफ लॉजिक, विद द हेल्प ऑफ इमोशंस, विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स, with the help of data, with the help of references, with the help of reports। आपने क्या करना है, वो डिस्क्राइब करके रख देना अपने रीडर के आगे, तो आपका ये क्या बन जाएगा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे बन जाएगा। क्लियर हो गया। एक्सपोजिटरी पे ज़रा वापस आएँ, क्यों कंपेयर करा रहा हूँ, ताकि आपका दिमाग दोनों को कैच करने की सलाहियत बना ले। दूसरा, पाकिस्तान एनर्जी क्राइसिस, एकदम समझ आ गई कि सर क्या है जी, आपका इशू बेस्ड ऐसे। कॉजेज एंड इम्प्लीकेशंस, मतलब कॉज और इफ़ेक्ट। अच्छा, जहाँ पे मैंने एक्सपोज करना था पाकिस्तान की एनर्जी क्राइसिस को, ओपन अप करके रखना था, वहीं पे मैंने क्या करना है, कॉज एंड इम्प्लीकेशंस भी तो देनी है। दैट इज़ गुड, ओके सर, समझ आ रही है। ज़रा सा कंट्रास्ट में चल के देखें, चलो आ जाओ, कंट्रास्ट में आ जाओ। ग्लोबल वार्मिंग प्रॉब्लम है, सी जी सर इशू है। अब मिथ और रियलिटी, मिथ और रियलिटी, अगर मिथ है तो क्या होगा, रियलिटी नहीं होगा, और रियलिटी है तो मिथ नहीं होगा, तो मतलब क्या है। अच्छा सर, मतलब ये क्या है जी,
ये हमने एक प्रॉब्लम है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है जी, और ये मिथ और रियलिटी हमने करके इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये क्या है, कंट्रास्ट की सिचुएशन क्रिएट हो रही है। और जब कंट्रास्ट की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, जब आप क्या करो, आप ये बताओ कि यार दोनों में से कोई एक चीज़ ठीक होगी, एक चीज़ गलत होगी, वो आती है मेन कैटेगरी आपकी एक्सपोजिटरी ऐसे, कि अब आपने उस जो साइड आपने चुनी है, अब आपने उसको एक्सपोज करना है विद द हेल्प ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। आपने आर्ग्यूमेंट्स की मदद से उसको क्या करना है, एक्सपोज करना है। अब मिथ और रियलिटी, या वो मिथ हो सकता है या वो रियलिटी हो सकती है। कंट्रास्ट की सिचुएशन आ गई, मेन टाइप एक्सपोजिटरी बन गई, अब आपने उसको एक्सपोज करना है, लेकिन अब आप सिर्फ एक चीज़ चुनोगे, अमित चुनोगे या रियलिटी चुनोगे। तो ये हमारी जो सबसे मेन जान है, जो मेरा फेवरेट तरीन ऐसे होता है आर्गूमेंटेटिव ऐसे, अब ये क्या हो चुका है, उसकी कैटेगरी में आ चुका है। मतलब आपने कॉज एंड इफेक्ट देखा, सर अवेलेबल है। आपने ये देखा कि कंट्रास्ट अवेलेबल है, सर अवेलेबल है, कंपैरिजन अवेलेबल है, कंपैरिजन अवेलेबल है। लेकिन उसकी वर्डिंग आपने जब देखी, आपने वर्डिंग पे ज़रा सा गौर किया कि सर वर्डिंग क्या डिमांड कर रही है, और का वर्ड लगा के वो कह रही है कि मुझे या रियलिटी चुनो या मुझे मिथ चुन के दिखाओ, ठीक है। या रियलिटी होगा या मिथ होगा, एक हो सकता है, दोनों एट अ टाइम नहीं हो सकते। तो ये हमारी आर्ग्यूमेंटेटिव एसे की निशानी होती है कि जब आपने अवेलेबल ऑप्शन में से क्या करना हो, किसी एक को चुनना हो। लेट मी डिस्कस दैट ज़रा सा लेटर। अभी ज़रा डिस्क्रिप्टिव पे थोड़ा सा देखें। डिस्क्रिप्टिव पे, इनफॉर्मल इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, वे फॉरवर्ड। अच्छा, मतलब क्या है, इशू है, और उसने आगे वे फॉरवर्ड मुझसे पूछा हुआ है, जो कि सॉल्यूशंस होते हैं। फाइन सर, समझ आ गई। न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। अच्छा, न्यू वॉर फ्रंट जो है, अब वो इकोनॉमिक जोन में फॉल करते हैं। अब वो बैटल फील्ड और उस चीज़ में नहीं फॉल कर रहे। इशू है ना कि किसका जी, आपका वॉर फ्रंट्स का इशू है। वो किस में फॉल कर रहा है, इकोनॉमिक जोन में फॉल कर रहा है। अब आप डिस्क्राइब करो कि कैसे वो इकोनॉमिक जोन में फॉल कर रहा है। आपका डिस्क्रिप्टिव ऐसे। सोशल मीडिया, प्रोज डिस्क्राइब करो, कॉन्स डिस्क्राइब करो, किस में आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आ रहा है। तो सबसे आसान जो एसेस होते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे, ठीक है। क्यों? क्योंकि चीज़ों को डिस्क्राइब करना होता है, इसके लिए आपको नॉलेज चाहिए होता है, आपको हिस्ट्री पता हो, आपको कॉन्टेक्स्ट पता हो, आपके पास डाटा, फैक्चुअल डाटा प्रेजेंट हो, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको, अपने सिनेरियो को क्या कर सको, एक्सप्लेन कर सको। तो ये तो था जी एक्सपॉजिटरी और डिस्क्रिप्टिव का कंपैरिजन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव को कैसे डिस्क्राइब पढ़ना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है, आपने वो देख लिया। इशू बेस्ड होगा लेकिन शायद सॉल्यूशंस हो, उसके अलावा कुछ ना हो। एक्सपॉजिटरी को देख लिया कि इशू बेस्ड होगा लेकिन कंपैरिजन, कंट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट पूछा जाएगा। और आप देखोगे कि यार कंपैरिजन में कहीं दोनों चीज़ों का कंपैरिजन पूछ रहा है, ठीक है, तो आप दोनों का लिखोगे। कॉज के साथ इफेक्ट पूछ रहा है, फिर भी दोनों का लिखोगे। लेकिन कंट्रास्ट में अगर आके वो आपको कहता है कि मुझे किसी एक चीज़ के बारे में बताओ, अ मिथ और अ रियलिटी, तो फिर क्या होगा, आप देखोगे कि आप मिथ की तरफ जा रहे हो कि रियलिटी। अगर मिथ और रियलिटी की तरफ जा रहे हो, एक चीज़ की तरफ जा रहे हो, तो वो तो आपका आर्ग्यूमेंट बन जाएगा। तो आपने ये इनका इंटरलिंक्डनेस देखी कि एक जो है इंटरकनेक्टेडनेस है इनकी आपस में, एक दूसरे के साथ लिंक है। अब ये ज़रा सी आपकी एबिलिटी होगी कि थोड़ा सा आपने मेहनत करके दिमाग को इस्तेमाल करके सोचना होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तीसरी टाइप भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आर्ग्यूमेंटेटिव, दैट मीन्स टू आर्ग्यू आर टू परसुएड समवन। सर किस लिए परसुएड करें, दूसरे को किस लिए माइल करें, अट्रैक्ट करें, उसको क्या करें। आप अपने उसको बंदे को जो चॉइसेस टॉपिक में अवेलेबल होंगी, आपने या उस चॉइस के साथ एग्री करना होगा, या डिसएग्री करना होगा, या हाँ करना होगा, या आपने ना करना होगा, ठीक है। तो अब जब आप हाँ कर रहे हो, तो उसका क्या मतलब है, ना की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। और जब आप ना कर रहे हो तो क्या मतलब है, हाँ की गुंजाइश ख़त्म हो गई है। तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में हमेशा फर्म स्टांस आपका नज़र आएगा। क्लाइमेट चेंज कैन बी थ्रेट फॉर पाकिस्तान, उसी टाइम पे क्रॉस लग गया। अरे सर मैंने तो टॉपिक शुरू नहीं किया, एग्जामिनर ने 5 नंबर, सर अल्लाह की कसम मैं 20 पैराग्राफ लिख के आया था, लेकिन एग्जामिनर ने मुझे क्रॉस कर दिया। क्यों क्रॉस कर दिया, फर्म स्टांस कहाँ पे, कैन बी, हो सकता है, ठीक है। कैन का वर्ड हो सकता है क्या मतलब एक एक चीज़ हाँ भी हो सकती है, एक चीज़ ना भी हो सकती है, नहीं हो सकती। या वो हाँ होगी या वो ना होगी। तो आपका स्टांस अगर तो फर्म नहीं है, ज़रा सा भी उसमें लचक को झिझक नज़र आई कि यार थोड़ा सा इधर थोड़ा सा उधर, क्रॉस है। टेलिंग यू क्रॉस है, शुरू में पहली लाइन के ऊपर क्रॉस आ जाएगा अगर फर्म स्टांस नहीं है तो। सपोर्ट योर स्टैंस एंड नलिफाई अदर्स, जहाँ पे आप अपना स्टांस दोगे आर्गुमेंटेटिव ऐसे में, वहाँ पे दूसरे के स्टांस को आप नलिफाई करोगे बड़े तरीके से, बड़े मौदबाना तरीके से, आगे हम सीखेंगे। लेकिन ऐसा कोई केस डिस्क्रिप्टिव में आपने नहीं देखा।
ना कभी आपने एक्सपोजिटरी में देखा है कि सर हम कॉज को क्या कर रहे हैं, कॉज के साथ अग्री कर रहे हैं तो हम इम्प्लीकेशन के साथ डिसएग्री करेंगे। नो, दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आर्गुमेंटेटिव थोड़ी ही है, ये तो एक्सपोजिटरी है। एक्सपोजिटरी में आपने क्या करना है, एक्सपोज करना है। तो याद रखिए एक्सपोजिटरी डिस्क्रिप्टिव में कोई स्टांस नहीं है, कोई आपकी अपनी उसमें वो नहीं है, आपके अपने किस्से कहानियाँ नहीं है। सिर्फ क्या चीज़ है, आप बता रहे हो कि यार ये सिचुएशन ऐसी है, ये कॉजेज़ हैं, ये इम्प्लीकेशंस हैं, ये प्रॉब्लम हैं, ये उनके सॉल्यूशंस हैं। आप किसी भी चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पे आप अग्री को वैल्यू दे रहे हो तो डिसअग्री को आपने तबाह करके रख लेना है। आप हाँ कर रहे हो तो ना को ऐसे आपने ख़त्म करना है जैसे ना एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो फर्म स्टांस होगा, सपोर्ट करोगे आप अपने आर्ग्यूमेंट को, दो दूसरों को नलीफाई करोगे और स्टेटमेंट बड़ी क्लियर होगी। Climate change could have been a problem, but as Pakistan is a developing country, it is trying to grapple this situation. खराब हो गया, clear statement नहीं है। Yes, climate change is a threat for Pakistan, and by doing this, Pakistan can somehow mitigate the effects. या Pakistan can somehow कॉप अप विद द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, क्लियर स्टेटमेंट दे दी, जी हाँ बिल्कुल क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है, लेकिन अगर पाकिस्तान चाहे तो कुछ मामलात के ऊपर काम करके वो ख़ुद को बेहतर बना सकता है। तो अब ये क्या है, ये आपकी क्लियर स्टेटमेंट है। और एग्जाम्पल हमेशा लॉजिकल होंगी, यहाँ पे लॉजिक चलेगा। लॉजिक के बगैर कोई एग्जाम्पल दोगे, एग्जामिनर उसी टाइम पे क्रॉस कर देगा। क्यों क्रॉस करेगा, लॉजिक्स क्या होती हैं, आपने वो लॉजिकल कनेक्टर आपको मैंने पीछे सिखाए थे कि आपका हर पैराग्राफ थीसिस स्टेटमेंट के साथ ऊपर जाके कनेक्ट हो के, जी हाँ बिल्कुल थीसिस स्टेटमेंट में क्या बात थी कि क्लाइमेट चेंज सच है, झूठ नहीं है। तो आपका हर पैराग्राफ का जो लॉजिकल कनेक्टर होगा वो ऊपर जाके मिल रहा होगा और इस बात को बार बार एग्जामिनर के दिमाग में डाल होगा कि सर मैं जो यस कर रहा था वो इसलिए नहीं था कि मुझे अच्छा लगता है यस, वो इसलिए था कि हर पैराग्राफ मेरा ये साबित करके आपको दे रहा है कि क्लाइमेट चेंज इज़ अ रियलिटी, इट्स नॉट अ इट्स नॉट अ नेचुरल डिजास्टर, नेचुरल क्लैमिटी। ठीक है, तो आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे ज़रा डिटेल में इसलिए डायसेक्ट किया आपके सामने ताकि आपको ये चीज़ें समझ आएँ जो कि डिस्क्रिप्टिव और एक्सपोजिटरी में है ही नहीं है। डिस्क्राइब करो, एक्सपोज करो, लेकिन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप साबित करो, यहाँ पे दूसरे को गलत साबित करो, ख़ुद को ठीक साबित करो, लॉजिकल रहो, एग्जाम्पल्स दो, फैक्चुअल डाटा प्रोवाइड करो, ऑथेंटिक रेफरेंसेस को कोट करो। क्यों चैप्टर 3 में आपको मैंने कहा था कि आईपीसीसी की रिपोर्ट पढ़नी है, डकी भाई की रिपोर्ट नहीं पढ़नी। क्यों, क्योंकि डकी भाई को कुछ नहीं पता लेकिन आईपीसीसी को सब पता है। तो हमेशा कोशिश करनी होगी आपको कि जब आप ऑथेंटिक रेफरेंसेस, ऑथेंटिक रिसोर्सेज पे जाके पढ़ रहे होगे, एग्जामिनर क्या कहता था, ए ग्रेड न्यूज़पेपर, ए ग्रेड आर्टिकल पढ़ो, उस टाइम क्यों वो कह रहा था, बी सी भी तो कह सकता था। लेकिन यहाँ पे आके आपको पता है कि जब स्टांस फर्म देना है, सपोर्ट करना है अपने स्टांस को, दूसरों को नलीफाई करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेंट जो है वो बड़ा बेहतरीन तैयार करना होगा। तो अब ज़रा आर्गुमेंटेटिव की एग्जांपल के ऊपर आते हैं जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्लाइमेट चेंज सर इशू है तो ये डिस्क्रिप्टिव क्यों नहीं है, सर ये एक्सपोजिटरी क्यों नहीं है, कंडीशन लगाओ ना, कंपैरिजन कॉज एंड इफेक्ट कंट्रास्ट पूछ रहा है। अ थ्रेट फॉर 21st सेंचुरी सर पूछ रहे हैं ना, ये कंपैरिजन करो, ये थ्रेट है कि नहीं है, किसके साथ कंपैरिजन है। अच्छा सर, जो सर कॉज एंड इफेक्ट है, कॉज एंड इफेक्ट है जी बिल्कुल। कहाँ पे कॉज है मुझे ज़रा वो बताओ। थ्रेट सर, थ्रेट किसी चीज़ का कॉज होता है ना, पीछे कोई होगा तो ये इफेक्ट होता है थ्रेट। बकवास है, इसको क्रॉस कर दो। कंट्रास्ट मुझे बताओ, कंट्रास्ट भी नहीं है तो एक्सपोजिटरी ख़त्म हो गया ना। डिस्क्रिप्टिव पे आओ ज़रा। क्लाइमेट चेंज सर डिस्क्रिप्टिव इशू बेस्ड है और आगे मुझसे पूछ रहा है पॉसिबल सोल्यूशन, अ थ्रेट फॉर 21st सेंचुरी। नहीं सर ये भी तो नहीं है। तो समझ आई आपको कि एक्सपोजिटरी और डिस्क्रिप्टिव ना है, ये टॉपिक क्यों ना है इसका, क्यों नहीं है ये डिस्क्रिप्टिव, क्यों नहीं है ये एक्सपोजिटरी, क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है अ थ्रेट फॉर 21st सेंचुरी, आगे क्वेश्चन मार के आपसे पूछ रहा है कि बच्चे तुम ज़रा पढ़े लिखे हो तो मुझे बताओ, मैं तो बुढ़ा एग्जामिनर हूँ, 60 साल मेरी उम्र है, क्लाइमेट चेंज को ये है थ्रेट फॉर 21st सेंचुरी कह रहे हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये हाँ है कि ना है। आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल सर मुझे लगता है कि ये क्लाइमेट चेंज एक थ्रेट है, लेकिन देखिए बस उधर ही ठप क्रॉस लग गया। लेकिन क्यों आया है, फर्म स्टांस कहाँ है, फर्म स्टांस नहीं है सर तो क्रॉस लो, 5 नंबर लो, घर को जाओ। 600 650 नंबर हैं पूरे CSS में, ऐसे में कितने हैं जी किसी को बता भी नहीं पा रहे कि 5 नंबर हैं। क्यों है, क्योंकि सर वो फर्म स्टांस नहीं लिया था। फर्म स्टांस चाहिए। क्लाइमेट चेंज अ थ्रेट फॉर 21st century, yes it is a threat for 21st century as we are seeing the many events unfolding at this moment, from your melting glaciers to your to a rising sea level, everything is
clearly indicating that climate change is a threat for 21st century and if something has not been done तो आपका क्या हो सकता है, आपकी फ्यूचर की जनरेशन जो हैं वो तबाह हो सकती हैं, दुनिया ख़त्म हो सकती है। कैसा फ्रंट स्टांस है, कैसा एकदम मुंह पे तमाचा टाइप स्टांस है कि यार बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल टू द पॉइंट, क्या चीज़ मैंने कर दी, बात कर दी। तो ये है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव, ऐसे समझ आई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड्स। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मसला है? नहीं जी, मसला तो नहीं है। अगर ये इशू नहीं है तो इसका क्या मतलब होगा कि अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इशू नहीं है तो गई ना, एक्सपोजिटरी तो उड़ गया, डिस्क्रिप्टिव भी उड़ गया, तो खामोशी से क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ ओवरस्टेप्ड इट्स बाउंड। अब सर इसको हम डिस्क्राइब भी तो कर सकते हैं कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ओवरस्टेप कर दिया अपने बाउंड्स को। हाँ, ये वैसे ये बात ठीक है, आप ये बात मैं एग्री करता हूँ, चलें इसको मैं रेज़ करता हूँ कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस ने ओवरस्टेप कर दिया अपने बाउंड्स को, इसको मैं ज़रा डिस्क्राइब करता हूँ। चलें डिस्क्राइब करें ना। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस इसका इस टाइम पे जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ, मैं चैट जीपीटी और आपका परप्लेक्सिटी डॉट एआई को मैं यूज़ करता हूँ। अच्छा, चैट जीपीटी पे मैं कोई क्वेश्चन करता हूँ, ज़रा सा मैं उसको ना क्रॉस करूँगा, ज़रा सा डिफरेंट एंगल से मैं करूँगा, तो एकदम मुझे कहेगा कि यार सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, ओह यू वर राइट, आई वाज़ रॉन्ग। तो क्या मतलब हुआ? मतलब आर्टिफिशियल ने अगर ओवरस्टेप किया होता अपने बाउंड्स को, तो आया वो गलत हो सकता था? नहीं जी सर, गलत तो नहीं हो सकता था फिर। तो तो क्या हुआ? मतलब आप तो कह रहे थे कि ये तो सर डिस्क्रिप्टिव है क्योंकि हमने डिस्क्राइब करना है, लेकिन यहाँ तो एक डिबेट छिड़ गई है कि मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कहाँ अभी बाउंड को वो किया है। अभी फॉर एग्जांपल लेट्स बी अ लिटिल, वो क्या कहते होते हैं, बड़ी उम्र के होके ज़रा सोचते हैं। आपने वो एक पीछे इंसिडेंट सुना होगा कि डकी भाई, पाकिस्तान के फेमस यूट्यूबर, उनकी वाइफ हैं, उनकी किसी ने जो है एक फेक वीडियो बना के वो अपलोड कर दी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो वीडियो जो है, डकी रियलाइज़ कि भाई ये वीडियो फेक है, तो उसने क्या किया, उसने ऑडियंस तक रीच की और उसने वो पता करवा दिया कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। सो व्हाट इफ़ अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओवरस्टेप कर चुका होता अपने इस बाउंड को, तो लोगों के लिए भी, बिकॉज लोगों ने भी एग्री किया कि उसमें कुछ इस तरह की वो फ्रेम्स थे जो कि मिसिंग थे, जिसकी वजह से क्लियरली समझ आ रही थी कि इट्स अ फेक, डीप फेक वीडियो। तो क्या है जी, ओवरस्टेप अगर होता तो वहाँ पे इतनी परफेक्शन होती कि शायद कोई अग्री ना कर पाता, सारे इल्ज़ाम लगा रहे होते, ठीक है जी, बट ऐसा नहीं हुआ। अगर इसका मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑल दो अच्छा परफॉर्म कर रही है डोमेन्स में, वो कर रही है, लेकिन उसने ओवरस्टेप नहीं किया अपने बाउंड्स को। ये डिबेट छिड़ गई। जहाँ डिबेट छिड़ गई, यहाँ पे यस हो, जहाँ पे नो की पॉसिबिलिटी हो, जहाँ पे कोई अग्री करे, जहाँ पे कोई डिसअग्री करे, तो क्या मैंने सिखाया आपको, वो क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होता है। ठीक है, वो आपका क्या बन गया, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे। अगले के ऊपर ज़रा सा आते हैं। अगला टॉपिक, सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली, ये इशू है। उसने रियल लाइफ इशू को, रियल लाइफ कम्युनिकेशन को तो बर्बाद कर दिया ना। अब पकड़ेंगे न सर जी आप ना। हाँ यार, वैसे सही कह रहे हो, इसको ज़रा सा ना मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। लेट्स जस्ट डिस्कार्ड दैट, इसको थोड़ा सा हम रिमूव करते हैं। और यहाँ से, अरे फिर फंस गए ना, फिर तुम लोग फंस गए ना। क्यों, क्यों फंस रहे हो? नहीं समझाया मैंने कि सोशल मीडिया जो कि एक प्रॉब्लम है, रियल लाइफ कम्युनिकेशन जो कि एक प्रॉब्लम है, लेकिन सोशल मीडिया हैज़ डिस्ट्रॉयड रियल लाइफ कम्युनिकेशन। आया उसने डिस्ट्रॉय किए हैं? सर किए हैं ना सर, देखिए ना अम्मा कितना बेइज्जत करती हैं कि हर टाइम तू जो है अपने फ़ोन पे लगा रहता है, किस माँ से तू बातें कर रहा है, मेरे से भी बातें किया कर। तो कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया ना, ठीक है। अब क्या हो गया, ये कम्युनिकेशन डिस्ट्रॉय होगी, लेकिन मेरी अम्मा कहती हैं, पुत्र माशाल्लाह तू तो घर पे बैठा हुआ बच्चों को पढ़ा रहा है, तेरे अब्बा तो वो रोज़ गर्मी में जाया करते थे, इस्लामाबाद जॉब किया करते थे, हफ्ते को वापस आया करते थे, तो तू तो अपने घर पे बैठा हुआ काम कर रहा है। और मेरा पुत्र मेहनत कर, और जो है अपना अपने माँ बाप का नाम रोशन कर, और बच्चों की तू हेल्प कर, बहुत अच्छी चीज़ है, इसी तरह मेहनत कर, मर्द मेहनत करते हुए ही अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये मेरी अम्मा कहती हैं। तो ये क्या है जी, एक तरफ आपका स्टांस है यस कि सोशल मीडिया ने रियल लाइफ कम्युनिकेशन, जो कि इस टाइम पे मेरी आपके साथ कम्युनिकेशन हो रही है ना, यूट्यूब का मीडियम है, आपका फेसबुक का है, व्हाट्सएप का है, वी आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है, मैं घर से बैठा हुआ कम्युनिकेट कर रहा हूँ। तो मैं तो कहता हूँ नहीं जी, इसने तो कम्युनिकेट नहीं किया, इसने तो इन्हेंस कर दिया है। तो मेरा स्टांस है नो, आपका स्टांस है यस। तो ऑल दो इट इज़ अ प्रॉब्लम, लेकिन स्टांस की तो जगह है, और जहाँ पे स्टांस की जगह है तो वहाँ पे आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे होगा। फिर आप गलत हो गए। ज़रा सा एंड पे जाएं। पाकिस्तानी वुमेन हैव द सेम चांसेस एज मैन। सर ज़्यादा, मैं कहता हूँ उनको ज़्यादा चांस मिल गए हैं मैन से। अरे कहाँ पे मिले हैं?
किधर मिले हैं मुझे बताओ, मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। यार वो देखो ना, एम्प्लॉयमेंट कोटा रख दिया है यार। कोटा इसलिए रखा है क्योंकि बेचारियों को हक नहीं दिया जा रहा है, इसलिए कोटा। कोटा तो तब होता है जब आप हक ना दो, उनको लॉलीपॉप दो, तो उसको कोटा हम कहते हैं। अच्छा, तो ये तो सर एक और डिबेट, यस और नो की डिबेट छिड़ गई। मुझे तो ये लगता था कि वुमेन को तो ज़्यादा हक मिल चुका है। तो ये तो यस भी हो गया, नो भी हो गया, और क्या हो गया, ये आर्गुमेंटेटिव की कैटेगरी में फॉल कर गया। रियल लाइफ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम था, इशू था, लेकिन यस और नो के साथ आर्गुमेंटेटिव में फॉल कर गया। ग्लोबलाइजेशन एक प्रॉब्लम था, लेकिन आगे यस और नो का है ही नहीं है, तो एक्सपॉजिटरी में फॉल कर गया। इनफॉर्मल इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान, वे फॉरवर्ड पूछ लिए गए, तो हमसे क्या हो गया, वो सोल्यूशन वाली चीज़ पूछ रहा है, तो ये डिस्क्रिप्टिव हो गया। तो ये है वो तरीका मेरी जान, जिसको आपने अपने जहन में रखना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट भी ना लें, जल्दी से ये टेबल ड्रॉ करें, बड़ा सा एक पेज लें, दीवार पे इसको चिपकाएं। और एक बड़े मज़े का, मैं लिख नहीं पाऊँगा इधर, लेकिन आपको मैं उनके वर्ड लिख देता हूँ। फ़िनाफ़ शेख, एफ एफ एस ऐसे लिख दो, ठीक है। फ़िनाफ़ शेख का एक कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ये अरबिक में यूज़ होता है, इस्लामिक ट्रेडिशन में बड़ा ही इसका वैल्यू है। कि जब आप किसी एक बंदे को ना अपना शेख कंसिडर कर दो, आप कहोगे यार द CSS गाइड, हमारे असीब भाई, हमारे असीब सर, ये जो है, ये क्या है, ये हमारे वो शेख हैं जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ, ये ट्रस्ट कर रही हूँ। फिर आप यकीन करें, फिर आपने बाकी सारे शेखों को ना फना कर देना है। फिर आप अगर आज अभी यूट्यूब पे जाओगे ना, एक्सपोजिटरी को सर्च करने लगोगे ना, ये जो कॉन्सेप्ट सिखाए थे कहीं पे नज़र आएंगे, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा इतनी बातें मिलेंगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। फिर वापस वही वहीं पे बैक टू योर बेसिक्स, के चीज़ें भूल गई हैं सर, समझ ही नहीं आई, गलत डिकोड कराया टॉपिक। डिस्क्रिप्टिव की डिस्कशन जाके देखो, वो बोलेगा कि डिस्क्राइब करो, विजुअल्स रखो, सेंचुअल, वो आपकी सेंसेस की एग्जांपल दो, आप उसमें हाथ पाँव कान नाक, वो वाले सेंसेस को यूज़ करके डिस्क्राइब करो। और वो चले जाओगे आप अगेन एक एक वो उस केव में जिसका कोई सिरा ही नहीं है। तो फ़िनाफ़ शेख को अप्लाई कीजिए लाइफ में। मुझे शेख समझाए, मुझ पे ट्रस्ट कीजिए। क्यों? क्योंकि आपके इस शेख ने इन सारे शेखों के बाद, इन सारे शेखों को सुनने के बाद आपके लिए, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इनको सुनूँ या मैं वो करूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपना फ़िनाफ़ शेख, ये सर हैं इब्रार अहमद भट्ट साहब, दी हैंडसम हंग, ठीक है जी, इनको मैंने सुना, ठीक है जी। उसके बाद मैंने क्रॉस चेक किया इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ, फॉर यू गाइज़, आपके लिए, कि आपको जो काम मुझे करना पड़ा वो आपको ना करना पड़े, ठीक है। तो फ़िनाफ़ शेख अप्लाई कीजिए, और क्या कीजिए, अब इनको अपने पास नोट डाउन करके दीवार पे चिपका दें, सो दैट आप आते जाते इनको देखें और आप भूलें ना। तो अगर आप भूलेंगे नहीं, तो उसके लिए ज़रा सी समरी भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। एक्सपॉजिटरी होगा तो कॉज एंड इफेक्ट या कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट वाले एसेस इसमें आएंगे। कल को कोई कहता है कि यार आपका जो CSS है उसमें कॉज एंड इफेक्ट भी एक टाइप है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट भी एक टाइप है, तुम्हें हसीब साहब ने क्यों नहीं सिखाया? तो आप कहोगे सर ने हमें बताया था कि वो एक्सपॉजिटरी की कैटेगरी में फॉल करते हैं, तो शट एफ अप, ठीक है जी, हमें पता है, हमारा वो न बनने की कोशिश करो, हमें आता है, हमें सर ने सिखाया था। डिस्क्रिप्टिव होगा, प्रॉब्लम क्राइसिस इशू होगा, और ऑप्शनल सोल्यूशन। दो मांगे हुए हैं तो दो नहीं दे रहे तो खैर है, लेकिन क्या है, प्रॉब्लम होगी, उसको डिस्क्राइब करना पड़ा। आर्ग्यूमेंटेटिव है तो येस और नो करना पड़ेगा, अग्री और डिसएग्री करना पड़ेगा, ठीक है। और जो आपके चौथे टाइप है उसको हम आगे डिस्कस करेंगे, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है वो, ना मेरी रिकमेंडेशन रहेगी ना किसी की रहती है, लेकिन आपके लिए मैं उसको भी एक्सप्लेन करूँगा। तो ज़रा सा टेस्ट कर लेना, इतना जो समझ आ गई है। टू encourage healthy eating, comma, higher taxes should be imposed on junk foods and soft drinks। कौन सी टाइप है? करो ना, ज़रा हिम्मत करो, ज़रा सा डिकोड करो। जंक फूड है, हेल्दी ईटिंग है, तो इशू है। सोल्यूशन पूछे गए हैं, जी हाँ, सोल्यूशन दिया हुआ है कि हायर टैक्स शुड बी इम्पोज्ड, करना चाहिए, ठीक है सर। ये आपका क्या है जी, इसमें क्या है, प्रॉब्लम भी डिस्कस हुई है, इशू भी है, और उसके साथ साथ उसने सोल्यूशन भी हमें दिया हुआ है। तो यस इट इज़ डिस्क्रिप्टिव, ठीक है जी, इसको हमने डिस्क्रिप्टिव रख लिया। ज़रा सा दूसरे पे जाते हैं। ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ क्या, क्या मतलब? टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है जी। मतलब आया ये तरीका है कि आप इनकरेज करोगे हेल्दी ईटिंग को? यार बकवास कर रहे हो, ये कौन सा तरीका है, मैं तो नहीं मानता इसको। मैं कहता हूँ इनकरेज करनी है हेल्दी ईटिंग तो भाई लोगों को लाइफस्टाइल की अवेयरनेस दो, लोगों को योगा सेंटर्स ओपन करके दो, लोगों के लिए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लेके आओ, लोगों के लिए कंपटीशन क्रिएट करो, इंट्रा यूनिवर्सिटी, इंट्रा प्रोवेंस, ठीक है जी, इंटर प्रोवेंस, ये इस तरह के कंपटीशन लेके आओ, ताकि लोग क्या हों, हेल्दी ईटिंग वाली तरफ क्या हों, इनकरेज हों, लोग उस वाली तरफ फॉल करें।
लोगों को कैलोरीज, लोगों को ओबेसिटी, लोगों को कार्डियक डिजीज़, उनकी इन्फॉर्मेशन दो, अवेयरनेस प्रोवाइड करो ताकि लोग मजबूर हो के नहीं, खुशी से क्या करें, हेल्दी ईटिंग करें। मैं तो सर इस तरफ चाह रहा हूँ। लेकिन आप कहते हो कि यार अगर तो उस जड़ को ही बंद कर दिया जाए, हायर टैक्सेस ही इम्पोज कर दिए जाएँ तो लोग नहीं खाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह के बेगैरत लोग एग्जिस्ट करते हैं कि इस टाइम पे भी अगर वो, आपको पता है कि एक चीज़ जो पहले 700 रुपये की थी अब वो 2800 रुपये की मिल रही है, लेकिन यू आर एडिक्टेड टू दैट, ठीक है जी, तो वो कैटेगरी क्या करेगी, वो चीज़ उठाएगी। अब ये जो आपका पेट फूड के ऊपर रिसेंट उन्होंने क्या किया था, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए प्राइसेस बढ़ा दी थी, तो आया वो जो लोग थे जो पेट लवर हैं उन्होंने वो छोड़ दिया, नहीं भाई अपने डॉगी के लिए, अपने पपी के लिए उन्होंने 700 का 2700 भी देना गवारा किया होगा, ठीक है, बिकॉज दे लव देयर पप्स, ठीक है जी। तो क्या है, इनकरेज करना हेल्दी ईटिंग को टैक्सेस के थ्रू नहीं ख़त्म किया जा सकता। मैं डिसएग्री करता हूँ, नो है। आप यस करते हो तो क्या हो गया, ये आपका बन गया आर्गुमेंटेटिव। ग्लोबल ट्रेड एंड ट्रेड पॉलिसीज़ ऑफ चाइना। अच्छा, ग्लोबल ट्रेड और चाइना की ट्रेड पॉलिसीज़, ये सच में कोई मजाक नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव में फॉल करेगा। आप डिस्क्राइब करोगे ग्लोबल ट्रेड को और उसके कॉन्टेक्स्ट में चाइना की ट्रेड पॉलिसीज़ को। अब ये जो बीच में एंड आया है, ये क्वेश्चन मार्क आया है, अल्लाह जी ये क्या है सर, छोड़ो यार, दफ़ा करो। क्या सारा मैं ही सिखाऊं, मतलब क्या वो खुद तुमने कुछ नहीं सीखना, दफ़ा करो। तीसरा टॉपिक देखो, ह्यूमन इन्वेंशंस मूव द सोसाइटीज़ बैकवर्ड। हैं, इन्वेंशन, इन्वेंशन तो इजाद को कहते हैं। बिजली, थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया था तो ही आगे इलेक्ट्रिसिटी और वो वाली चीज़ें बढ़ी, और आज कहाँ पे हम कर रहे हैं, तो बैकवर्ड। यार हाँ बैकवर्ड ना, क्योंकि आपके उसने, जो वो बंदा था जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब डिस्कवर किया था, उसके न्यूक्लियर बॉम्ब की वजह से क्या हुआ, सोसाइटीज़ आज बैकवर्ड वो जा रही हैं। मतलब लोग वही एक दूसरे को मार धार कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं एक दूसरे को ड्यू टू दो वेपन्स। तो जैसे कि गज़ा में इस टाइम पे चल रहा है, मुसलमान भाई हमारे क्या हो रहे हैं, शहीद किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, ह्यूमन इन्वेंशन है, उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, एक बॉम्ब गिराते हैं, हज़ारों के हिसाब से हमारे भाई शहीद हो जाते हैं, एनवी, और हमारे वो कान पे जौं भी नहीं दिखती। तो ये कल को अल्लाह पूछेगा हमसे, सबसे पूछेगा। तो ये क्या है, यहाँ पे अग्री भी किया जा सकता है, यहाँ पे डिसअग्री भी किया जा सकता है। तो ये क्या हो गया आपका, आर्ग्यूमेंटेटिव हो गया ये भी। अच्छा, इज़ देयर सच थिंग एज एथिकल कंज्यूमरिज्म, है कि नहीं है, यस और नो, है सर, नहीं है, आर्ग्यूमेंटेटिव। मीनिंग प्रपोजिव एजुकेशन, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्राइब करो। इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन नॉलेज, इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है नॉलेज से, नॉलेज कम इंपॉर्टेंट है, इमेजिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। एक डॉक्टर है, वो क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है, नॉलेज उसके पास नहीं, उसके पास इमेजिनेशन है, यहाँ से मैं कट लगाऊंगा तो शायद जहाँ से जो है किडनी आए। लेकिन अगर उसकी इमेजिनेशन गलत गई तो गए ना, आपकी तो ज़िंदगी बर्बाद होगी, ख़त्म होगी, मर गए आप। तो क्या हो गया, यहाँ पे नॉलेज इंपॉर्टेंट है, मैं नॉलेज वाली तरफ जा रहा हूँ, आप इमेजिनेशन वाली तरफ जा रहे हो। अग्री और डिसअग्री, आर्गुमेंटेटिव। is how is terrorism shaped, how is terrorism and its perception shaped by the mass media, सर एंड पे क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब होगा कि आर्गुमेंटेटिव, ऐसे नो, बिल्कुल नो। क्यों नो, क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है, आप अग्री और डिसअग्री करें, वो सवाल कर रहा है आपसे, डिस्क्राइब करो कि कैसे टेररिज्म और इसका परसेप्शन मास मीडिया की तरफ से शेप किया जाता है। ज़रा सा डिस्क्राइब करो ना, तो डिस्क्रिप्टिव की कैटेगरी में फॉल करो। एक प्रॉब्लम है, ठीक है जी, और उसके आप एंड पे कोई सोल्यूशन भी ऑप्शनल दे सकते हो, तो डिस्क्रिप्टिव है। तो यहाँ पे आके मैं आपको कहूँगा कि आपने आज माशाल्लाह से एक्सपोजिटरी को उसकी जड़ तक सीख लिया, डिस्क्रिप्टिव को सीख लिया, आर्गुमेंटेटिव को सीख लिया, इसको आपने फ़िलहाल इग्नोर कर दिया, उसकी समरी आपने देख ली, और टेस्ट करके आपने देख लिया कि आप कितने ठीक थे कितने गलत थे। नहीं ठीक तो दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू कीजिए, सीख जाएंगे। लेकिन इसके बाद मुझे नहीं लगता कि आपको आगे किसी भी और क्लास की ज़रूरत पड़ेगी कि जिसमें आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन की जाएँ। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी और आ जानी भी चाहिए।